देखिए बच्चों, आज प्रतिका पुस्तक पाठ माटी वाली पढ़ेंगे। इसके लेखक कौन है? वेरी गुड। इसके लेखक है विद्यासागर नोटिया। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने परिवार का एकमात्र भरण पोषण करने वाली है, पालन पोषण करने वाली है। उसका पति बीमार है और उसके पास भी कोई बहुत अच्छा खासा काम नहीं है। वह मिट्टी खोद कर कनिस्तर में भरती है, घरों में जाकर देती है और उसके बदले में उसे रोटी या पैसा जो भी मिलता है उससे अपने परिवार का भरण पोषण करती है। पति सक्षम नहीं है, वो कमा नहीं सकते, तो सारे घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। वह एक ठाकुर के जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहती है। इस कहानी के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं? कौन बताएगा? आपने पहले पढ़ रखी है, आज हम रिवीजन कर रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? आप बताओ प्रियंका। जैसे ये तो बुक की लैंग्वेज होगी, है ना? सही बताया आपने, क्योंकि आपने जो पढ़ा वो बताया। लेकिन बेटा जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे सोचकर अब गरीबों का शमशान नहीं छीनना, इसका क्या मतलब होगा? जब उसने पूरा जीवन बताया, नई जगह से काम ढूंढना पड़ता है, लेकिन वो अपनी बुढ़ापे में उसी जगह पर रहना चाहता है। देखो एक चीज देखिए ना, हमने हमारे नाना नानी दादा दादी अगर वो गांव में रहते हैं और उनके बच्चे चाहे कितनी ही प्रोग्रेस कर ले, जब वे कहेंगे कि आप हमारे साथ चलकर शहर में रहो तो वे कहेंगे नहीं भाई हम यही ठीक है ना? वो नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन उस धरती पर, उस स्थान पर बिताया है, तो वे वहां नहीं जाना चाहेंगे, है ना? तो देखिए यहाँ पर ऐसी समस्या है कि जब सरकार जमीन पर अपना अधिग्रहण कर लेती है, अपना कब्जा कर लेती है, तो जब ऐसा जैसे यहाँ टिहरी बांध जो बना रहे थे उसमें ये सारी जमीन आ रही थी, तो इस जमीन के एवज में जिन जिन के मकान थे, जिनके नाम पट्टे बने हुए थे, उन लोगों को तो सरकार कहीं और रहने के लिए दूसरी जमीन दे रही थी। लेकिन जिन लोगों के पास कुछ भी अपना नहीं था, वे कहाँ जाते? जिन्होंने अपना पूरा जीवन वहां बिता दिया, अब वे कहाँ जाएंगे इस उम्र में? और जो ये माटी वाली है, इसका तो पति भी बीमार था, अब वो कैसे जाती? अपने बीमार पति को लेकर वो कहाँ जाती? कहाँ सहारा ढूंढती? फिर पता नहीं कौन मदद करता है या नहीं करता। यहाँ तो ठाकुर ने उन्हें जमीन दे रखी थी रहने के लिए, फिर कोई देता या नहीं देता। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें यही बताया है कि जब ऐसी परिस्थितियों में लोग होते हैं तो वहाँ किसी न किसी प्रकार की सरकारी सहायता उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि जब उनका अपना कुछ है ही नहीं तो वो कहाँ जाकर बसेंगे और वो क्या आपको प्रूफ देंगे? उनके पास तो कोई मकान के पेपर्स है नहीं कि वो बता सके कि हाँ ये हमारा हिस्सा है, यहाँ हम रह सकते हैं, ये जमीन हमारी थी, है ना? तो ऐसी ही महिलाओं के बारे में बताया है, ऐसे परिवारों के बारे में इस कहानी में बताया है कि जब उन्हें अपना स्थान छोड़कर कहीं और बसना होता है तो उन्हें कितनी परेशानियों का, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो ये बताया है। दूसरा ये बताया है कि एक परिवार में जहाँ एक महिला अपने बीमार पति के साथ रह रही है और उसका भरण पोषण सिर्फ उसके मिट्टी बेचने पर ही निर्भर है, उसके परिवार का गुजर बसर उसी मिट्टी बेचने पर निर्भर है, तो वो महिला किस प्रकार परेशानियों से जूझती हुई मिट्टी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। देखिए इस पाठ में ये बताया गया कि एक महिला जो जहाँ रहती है उसके पास ही मिट्टी, बहुत सारा वो माटी खाना था,
वहां से वह मिट्टी खोदती, बहुत सुबह सुबह उठ जाती, वहां पर जाकर मिट्टी खोदती, मिट्टी खोदकर एक कनस्तर में भरती और उसे सिर पर रखकर पैदल पैदल उसे कई मीलों तक दूर जाना होता था। वहां जाकर वह उस गांव में घर घर में मिट्टी बेचने का कार्य करती थी और उससे जो पैसे मिलते थे उस पैसों से वह अपना गुजारा करती थी। तो ये महिला जो माटी वाली है, ये इसी प्रकार कनस्तर अपने सिर पर रखकर मिट्टी बेचने प्रतिदिन जाया करती थी और यह कार्य वह बरसों से कर रही थी। इसलिए वहाँ के सभी लोग उसे अच्छी तरह से परिचित थे, उसे अच्छी तरह से जानते थे, है ना। उससे सभी जने परिचित थे। क्यों थे? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से यह कार्य कर रही थी। तो जब माटी वाली एक परिवार में जाती है और वहाँ पर मिट्टी देती है और उसे कहा जाता है कि भाई आज हमारे यहाँ मिट्टी डाल देना, कल हमारे यहाँ डाल देना, तो ऐसे एडवांस में जब उसे बोला जाता था तो एक दिन में वह क्या 1, 2 या 3 घरों में ही मिट्टी डाल पाती थी और प्रतिदिन 2 या 3 घरों में मिट्टी डालने के बाद उसे जो भी मिलता था, अनाज के रूप में, रोटी के रूप में या पैसों के रूप में, उससे वह अपना गुजर बसर करती थी। तो वह जब यहाँ पर मिट्टी डालने आती है तो मालकिन उसे कहती है कि भाई तू बड़ी भाग्यवान है जो चाय बन रही है और तू चाय के समय पर आ गई है ना। यानी चाय बन रही है और उस समय पर पहुंचना उसके भाग्य की बात है, ऐसा माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि बन चुकी होती तो शायद फिर दोबारा वो मालकिन नहीं बनाती उसके लिए चाय, या बना कर देती तो उसे अलग से बना कर देनी पड़ती, है ना। तो वह उसे चाय देती है पीने के लिए। जब मालकिन उसे चाय देती है तो एक पीतल के गिलास में देती है। तो उस पीतल के गिलास को देखकर उस माटी वाली को ये बातें याद आ जाती है कि ये जो महिला है, ये जो मालकिन है, ये अपने परिवार पुरखों की निशानी को बचाकर रखे हुए हैं। क्योंकि सभी घरों में तब स्टील के बर्तनों का प्रचलन बढ़ गया था। तो वह उस पीतल के गिलास में चाय पीती है और कहती है कि भाई आपने अपने पुरखों की निशानी अभी तक बचा कर रखी है। बाकी तो लोगों ने या तो उन्हें बेच दिया है या उन्हें काम में नहीं लेते हैं और स्टील के बर्तनों में खाने पीने लगे हैं। अब वहां पर इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है? आप अभी अपने घर में गाड़ी, बंगला, घर सभी कुछ देखते हैं। आपको पता है आपके माता पिता या दादा दादी ने उसके लिए कितना संघर्ष किया होगा, है ना। आज हमें तो लगता है कि हमारे पास इतना बड़ा बंगला है, इतनी गाड़ियां हैं घर में, 4 व्हीलर्स भी है, 2 व्हीलर्स भी है, लेकिन उनके पीछे आपकी माँ का, आपके पिता का संघर्ष, उनका त्याग, उन्होंने उसके लिए कितना बलिदान दिया है, उन्होंने अपनी कितनी इच्छाओं को दफन किया है, वे सभी कुछ हैं, है ना, उस मकान में। तो हमें अपने बुजुर्गों की जो भी चीजें हैं उनसे लगाव रखना चाहिए, उन्हें संजो कर रखना चाहिए, है ना। इससे हमें यह बात भी सीखने को मिलती है। अब वो माटी वाली जब वहां पर चाय पीती है तो मालकिन उसे रात की बनी हुई तो ठंडी रोटी भी दे देती है। तो उसमें से एक तो वह खा लेती है और एक को कपड़े में बांध कर रख लेती है, छिपा कर रख लेती है। क्यों रखती है वह? अपने बीमार पति के लिए। अगर वह रोटी नहीं लेकर जाएगी तो उसका पति घर में भूखा ही रहेगा। तो 2 रोटी मिली है, मतलब वह खुद भी भूखी है और भूखे वह इतना सारा वजन उठाकर आई है, तो एक रोटी वह खा लेती है ताकि उसके शरीर में भी ताकत रहे, कार्य करने के लिए वो आगे बढ़ सके, और एक रोटी अपने पति के लिए बचा लेती है। फिर पड़ोस में जब वो जाती है, पड़ोस में किसी ने बुलाया था, जब वो वहां जाती है तो वहां पर भी उसे मिट्टी के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो उस दिन प्रतिदिन कभी रोटी मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी, कभी वह भूखे ही सोना पड़ता था उन दोनों को, और कभी जो भी होता था उससे गुजारा चला लेते थे, ठंडा या जैसा भी मिलता था। तो वहां से उसे पैसे भी मिल गए और एक जगह और काम किया, वहां से रोटियां मिल गई। तो उस दिन रोटी भी उसके पास हो गई और पैसे होने के कारण वो बड़ी खुश होती है मन ही मन में और सोचती है कि रोज तो सब्जी के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन आज मेरे पास पैसे भी है और रोटी भी है, तो मैं आज अपने पति को सब्जी खिला पाऊंगी। और
सब्जी की जगह वह प्याज खरीदती है सब्जी के लिए और सोचती है कि घर जाकर मैं प्याज की सब्जी बनाकर आज मेरे पति को रोटी और सब्जी खिलाऊंगी, क्योंकि प्रतिदिन वह क्या खिलाती है अपने पति को? केवल रोटी, सूखी रोटी पानी के साथ खिलाती है। और आप सोचिए कितनी विकट परिस्थितियों में वे लोग जी रहे थे, जिन्हें खाने को भी खाना नहीं मिल रहा था। आप लोगों को गरम गरम टिफिन बनाकर मम्मा देती है और आप लोग आधा खाना डस्टबिन में डालते हैं। आपको वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि आपका पेट हर समय भरा रहता है। अभी जाओगे घर में कुछ ना कुछ खाने को तैयार मिलेगा। सुबह आते हो 10 चीजें मम्मी आगे पीछे लेके घूमती है कि बेटा खा लो, बेटा नाश्ता कर लो, बेटा ब्रेकफास्ट ले लो, है ना? तो आपको उसका मूल्य पता नहीं है। मूल्य उनसे पूछो जिन्हें खाने को गरम छोड़िए ठंडी रोटी भी नहीं मिल रही है, सूखी रोटियां मिल रही है जिसे पानी में भिगोकर नरम करके फिर वो खा रहे हैं, या फिर ठंडी रोटी है तो उसको खाकर ऊपर से पानी पी रहे हैं, क्योंकि ठंडी रोटी गले से उतरना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में वह महिला बड़ी खुश होकर जा रही थी, बाजार से उसने थोड़े प्याज खरीदे और जब वो घर की दहलीज तक पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उस दहलीज पर पहुंचने के बाद हमेशा उसका पति उसका इंतजार करता था और उसकी नजरें दरवाजे पर ही रहती थी कि अब मेरी पत्नी आएगी और मुझे खाना देगी, है ना? क्योंकि सुबह से उसके पास कुछ होता नहीं था कि वो उसकी पत्नी कुछ खिला कर जाए, और वो तो बहुत सुबह सुबह उठकर चली जाती थी। जब वहां से मिलेगा तभी खिलाएगी, है ना? तो वो हमेशा तो इंतजार करता था। लेकिन आज जब वह दहलीज तक आई तो वो क्या देखती है कि आज मेरे पति के शरीर में हरकत क्यों नहीं है, मेरा पति मुझे देखकर कुछ भी किसी भी तरह की हरकत प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तो वो जब पास जाकर देखती है तो क्या देखती है, उसके पति का देहांत हो चुका था। अब वह महिला जब वहां जमीन खाली करने के लिए सबको कहा जाता है, सरकारी लोग आते हैं और उसे पेपर्स मांगते हैं कुछ दिनों बाद, तो अब वह पेपर कहाँ से लाके दी, क्योंकि उसकी खुद की जमीन तो थी नहीं। तो वो बहुत दुखी होती है और ऐसे में उसे घर बार सब छोड़कर जाना पड़ता है ना? तो यहाँ वह दुखी होकर ये कहती है कि गरीब से उसका शमशान ना छीने, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति के लिए शमशान ही अपनी जगह कहने को है। जहाँ उसे जला दिया जाता है तो वहां तो वो रह सकता है, वहां से उसको कोई नहीं निकाल सकता, है ना? इसलिए कहा गया है कि गरीब के लिए शमशान ही उसका सब कुछ होता है। सिर्फ एक शमशान ही ऐसी जगह है जो उसको अपनी खुद की कहने के लिए है, बाकी उसके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि वो जो माटी वाली है वो किस प्रकार गरीबी में अपना जीवन गुजारती है, और स्ट्रगल वाली लाइफ, संघर्षमय जीवन होता है उसका। दूसरा, जब इस प्रकार की परिस्थितियां होती है कि जब स्थानांतरण करवाया जाता है, लोगों से स्थान परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है, उनकी जमीनें छीनी जाती हैं, तब उन लोगों पर क्या गुजरती है जिनके पास अपना कहने को कुछ नहीं है ना? तो बस इस पाठ के माध्यम से हमें यही टिहरी बांध जब बनने वाला था उस समय की सरकारी व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला है। तो ऐसे समय पर सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए वे अलग से कहीं ना कहीं व्यवस्था करें और उन्हें रहने के लिए एक ठिकाना दें, ताकि वे कह सकें कि ये हमारा घर है ना? गरीब लोगों के लिए भी सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि उन्हें रहने के लिए घर मिल सके। ठीक है, अभी बैठिए, आपको नहीं उठना है।